Hello, beta. So, we have finished our chapter, lesson 4 जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. एक्सप्लेन कर लिया, नोट्स मिल गए, समझ में आ गया वो. अब उसमें परफेक्शन लाने के लिए, उसके आंसर्स को प्रॉपरली अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस करने का टाइम होना चाहिए. तो as many questions as we read, we have to frame the answers. और इसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी, रिविजन भी हो जाएगा हमारा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो 5 ऑफ द सीरीज इसमें जो है हम देने वाले हैं, जिसमें आई विल डिस्कस क्वेश्चंस. तो आपके पास ये जो आज फर्स्ट जा रहा है क्लास, इसमें हम 5 क्वेश्चंस लेसन 4 के डिस्कस कर रहे हैं. और इसे आप अपनी तरह से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. तो लेसन 4 में बेटा ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसी के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने देखा कि एक इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. और ज़्यादा लंबा भी नहीं दिया है, इन्होंने हमें सिर्फ जो है ये 2 मार्क्स का दिया है. तो आइडियली हम इसमें पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं, पर अगर हम पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितना इन्होंने वैल्यू पॉइंट्स पूछा है वो तो हमें लिखना ही लिखना है. और try to write the answers in the form of the language which is given in the book. क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज होती है, इसको हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं ना. इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कि हम थोड़ा सा अपना स्टोरी बना करके लिख रहे हैं. तो बेटा अब हमसे जब इन्होंने पूछा आप बताइए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के 2 सिम्टम्स बताइए. इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि 2 बताइए या कितने बताइए, इन्होंने सिर्फ बताया बोला है कि हमें आप ये बताइए कि कितने आपके ये जो है सिम्टम्स होते हैं इसके. अब बेटा जैसे ही हमें ये आंसर लिखना है तो इसमें हम कैसा बताएंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, और फिर बेटा उसके हम बता देंगे जो सिम्टम्स होते हैं. तो आप तो जानते हो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव का मतलब व्हेन द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट वन थॉट, वो बार बार उसके रिअकर होता है माइंड में. और कंपल्सिव का मतलब हो गया बेटा कि वो पूरी तरीके से कंपल्शन में आ जाता है कि उसको ये काम करना ही करना है. इसको हम बोलते हैं. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके सिम्टम्स होते हैं कि बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार क्लीन कर रहे हैं. ये बेटा इसके सिम्टम्स हो जाते हैं. अब आप लिखोगे क्या, समझ तो आपने लिया ही है, लिखोगे क्या वो देखो. आपने लिखा obsessive behavior is the inability to stop thinking about a particular idea or a topic. The person finds these thoughts to be unpleasant and shameful. फिर भी he has to, then also he is doing the same behavior. अब बेटा आपने इसमें जब लिखा तो आपने पहले लिखा ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक. द पर्सन फाइंड्स दीज थिंग्स टू बी अनप्लेजेंट एंड शेमफुल. कंपल्सिव बिहेवियर is the need to perform certain behavior over and over again. बार बार करता है उसको. बेटा
many compulsions deal with counting, ordering, checking, touching and washing. या तो ये आंसर आपका तैयार हो गया 2 मार्क्स का, बिल्कुल ठीक है. आपने डिस्क्राइब किया ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनेबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक, and compulsive behavior is the need to perform certain behaviors over and over again. ठीक है. और many compulsions deal with counting, ordering, checking, touching and washing and etc. अदरवाइज आप इसका आंसर सिर्फ इतना भी लिख सकते थे. People affected by obsessive compulsive disorder are unable to control their preoccupation with specific ideas, or they are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act. For example, washing their hands every time they touch something, washing even things like coins, or stepping only within the patterns on the floor. खास उस पर ऐसे ही पैर रख के चलेंगे, उनको आदत हो जाती है. और बेटा रोड while walking. So it depends upon you, but this question is important and you can write it as I have told you in 2 ways. I have told you. Keep in mind how much you have to write. इसके बाद बेटा इन्होंने हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, what is separation anxiety disorder? List any 2 symptoms. तो इसमें दोनों चीजें बतानी है. सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी बताना है और उसके सिम्टम्स भी बताने हैं. अब बेटा जब हम एसएडी के बारे में लिखेंगे तो ये बच्चों में होता है, तो वो सेपरेट होते समय पेरेंट्स से एंग्शियस हो जाते हैं. और बच्चा अपनी बात को बोलेगा कैसे? तो वो चिल्लाता है, वो चीखता है, वो टैंट्रम्स थ्रो करता है ताकि वो पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान दें. इसको बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. क्या सिम्टम्स है? अकेला नहीं रहेगा, अंधेरे में नहीं जाएगा, हमेशा पेरेंट के साथ रहेगा, इसको बोलते हैं. क्या लिखेंगे आप? आपने लिखा इट इज एन इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर यूनिक टू चिल्ड्रन. इंटरनलाइजिंग अंदर का डिसऑर्डर होता है, यूनिक टू चिल्ड्रन. Its most prominent symptom is excessive anxiety or panic at being separated from the parent. Children with SAD may have difficulty being in a room by themselves or going to school alone and cling to the shadow or their parents' beta every move. They cling to the shadow of their parents every move. तो उनके पीछे पीछे रहते हैं. 2 सिम्टम्स पूछे थे ना, तो पहला सिम्टम तो आपने लिख दिया कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैनिक में हो जाते हैं, और दूसरा सिम्टम आपने लिख दिया कि दे आर अफ्रेड टू गो टू द स्कूल अलोन एंड दे बेटा शैडो देयर पेरेंट्स एवरी मूव. दे क्लिंग टू देयर पेरेंट एवरी टाइम. टू अवॉइड सेपरेशन, फिर भी एक एक्स्ट्रा लाइन बता रही हूँ. टू अवॉइड सेपरेशन चिल्ड्रन मे फस, स्क्रीम, थ्रो सीवियर टैंट्रम्स और मेक सुसाइडियल जेस्चर्स. और जेस्चर्स मतलब एक्शंस. तो बहुत सारा हो गया, आराम से हमारे 4-5 लाइन्स हो गए और हमने 2 क्वेश्चंस इसके रेडी किए. अब हम आगे पहुंचते हैं. तो इसमें हमें एक इन्होंने बेटा क्वेश्चन दिया है, पर ये 3 मार्क्स का दिया है. इन्होंने बोला है एक्सप्लेन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. अब जब हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर लिख रहे हैं तो ये हमारा 3 मार्क्स का है, मतलब हम इसमें आराम से 6-7 लाइन्स लिखेंगे. और इन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं पूछी है. इन्होंने बोला बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बता दीजिए. अब जब आप बाइपोलर मूड डिसऑर्डर लिखेंगे तो आप इसमें, आपको मालूम है क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? ऑल्टरनेट होता है. कभी मेनिया होता है, कभी डिप्रेशन होता है. और बेटा जो ये ऑल्टरनेट हो रहा होता है तो इसमें हमारे मूड स्विंग हो रहे होते हैं. और इन्होंने बोला जो मेनिया है वो काफ़ी सारा हो जाता है. तो क्या क्या लिखेंगे? हमने लिखा
bipolar disorder involves both mania and depression. These two are alternatively present. ठीक है, 2 लाइन्स हो गई. फिर हमने बोला sometimes interrupted by periods of normal mood. So sometimes आप नॉर्मल भी होते हैं. क्या लाइन्स आपने लिखा 3? आपने बोला बाइपोलर डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन. फिर आपने क्या लिखा? These are alternatively present. Some full stop, sometimes interrupted by periods of normal mood. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. तो manic episodes rarely appear by themselves. They usually alternate with depression. So it is not like that mania will come on its own. It will be always followed by depression. So first the person will experience depression and after that he will experience mania. Mania does not come on its own. Mania का मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाना, बहुत ज़्यादा. डिप्रेशन तो मालूम ही है, उदास हो जाना. फिर बेटा आपने इसके बाद लिखा some examples of types of bipolar related disorders are bipolar 1 disorder. सारी चीज़ें लिखनी है ना, तो ये भी लिखा हमने. बेटा हमने बोला the types of bipolar are bipolar related disorders are bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder and cyclothymic disorder. Cyclothymic disorder तो आपकी बुक में भी छोटा सा दिया हुआ है, पर हमने बता दिया ये 4 सेंटेंसेस आपने लिख लिए, आपका ये पूरा हो गया बेटा. ठीक है, और टाइप्स बता दिए. तो 4 कौन से वाले आपने लिखे थे? 4 आपने पहले आपने लिखा था दिस डिसऑर्डर इंक्लूड्स बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन, फर्स्ट लाइन हो गया. फिर आपने लिखा दीज आर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट, और बेटा समटाइम्स इंटरप्टेड बाय द नॉर्मल मूड. और बेटा फिर उसके बाद आपने लिखा कि ये वाला जो डिसऑर्डर होता है, मेनिया डज नॉट कम ऑन इट्स ओन, इट रेयरली कम्स ऑन इट्स ओन, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिप्रेशन. और फिर उसके टाइप्स लिख दिए. तो आपका अच्छा खासा मैटर तैयार हो गया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आज का जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है. इन्होंने हमें बोला एक्सप्लेन मेंटल डिसऑर्डर्स फ्रॉम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव. मेंटल डिसऑर्डर को सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव से समझाओ. तो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव से तो आप तब समझाओगे जब आपको ये याद आ जाएगा कि जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स के कॉजेस पढ़ रहे थे तो एक तरफ तो हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ हम मॉडल पढ़ रहे थे जो मेंटल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसको जब हम समझाएंगे इस वाले आंसर को तो हम सोशो कल्चरल मॉडल के बारे में लिखेंगे, फैक्टर्स के बारे में नहीं. क्यों नहीं मैम, वो क्यों नहीं लिख सकते? ये 3 मार्क्स का आया है तो हमारा मैटर उसमें अच्छा खासा लंबा चौड़ा होगा. और अगर सोशो कल्चरल फैक्टर इन्होंने पूछा होता बेटा तो फिर हम उसमें 2 मार्क्स का होता तो लिख देते. तो हमारे लिए बढ़िया ये रहेगा कि हमने सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव मतलब मॉडल को इनको समझा दिया. तो मेंटल डिसऑर्डर सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव या मॉडल के हिसाब से क्या होता है. तो बेटा आपने इसको लिखना शुरू किया और आपने सबसे पहले क्या समझाया? एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड. Mental disorder is best understood in light of the social and cultural forces that influence an individual. ठीक है ना? तो mental disorder is best understood in the light of the social and cultural forces that influence an individual. Some families have an enmeshed structure. ENMESHED. Enmeshed का मतलब surrounded. तो बेटा some families have an enmeshed structure in which the members are over involved in each other's activities, each other's thoughts and each other's feelings. So some families have enmeshed, beta, enmeshed structure in which
the members excessively involved in each other's activities, thoughts, and feelings. Children from this kind of family may have difficulty in becoming independent in life. So the children from such families, they do not become independent in life, क्योंकि उनको वो आदत पड़ गई है that everyone and anyone is involved in their actions, thoughts, and feelings. Studies have shown that people who lack in social and professional relationships are likely to become more depressed and remain depressed longer than those who have good friendship. और बेटा फिर आपने लिखा कि these children do not become independent in life and studies and research show, और research और study ये भी बताती है कि बेटा ऐसे these children when they grow up, then their professional relationships are likely to be more depressive and they remain depressed for a longer time than the other individuals. एक point हो गया. Socio-cultural theorists also believe that when people break the norms of their society, they are called deviant or mentally ill. And such labels tend to stick हो जाता है इनके साथ. The person also gradually learns to accept and play the sick role, and he starts believing that he is sick. ठीक है, जितना मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ उसमें से कोई एक आध लाइन आप कम कर दोगे, बट बेटा ये दोनों चीज़ें तो आपको लिखनी पड़ेंगी. कौन सी वाली? जब आपने बोला मेंटल डिसऑर्डर या फिर बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द सोशो एंड कल्चरल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल. फिर आप लिखना सम फैमिलीज वो एनमैश्ड स्ट्रक्चर होता है उनके यहाँ, ओवर इन्वॉल्व्ड होते हैं, और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं दे डू नॉट फाइंड इंडिपेंडेंस, दे कैन नॉट लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ. और बेटा ऐसे बच्चे जब प्रोफेशंस में जाते हैं तो स्टडीज़ ने, रिसर्च ने ये शो किया है कि उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स उनके डिप्रेसिव होते हैं एंड दे लिव इन द डिप्रेसिव मोड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द अदर वंस. फिर आपने बेटा पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा? तो आपने बोला सोशो कल्चरलिस्ट ऑल्सो थिंक, वो ये भी बिलीव करते हैं दैट व्हेन पीपल ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी देन दे आर कॉल्ड डेविएंट और मेंटली इल एंड सच लेबल्स टेंड टू स्टिक, उनके नाम के साथ स्टिक हो जाता है. द पर्सन ऑल्सो बेटा ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्सेप्ट द सिक रोल, और वो भी वैसा ही बन जाता है. ठीक है, तो हमने 4 कर लिए. और बेटा आज के सेशन का हमारा 5th क्वेश्चन है. आने वाले क्लासेस में मैं आपको और बेटा 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इन एंड ऑल हम 20-25 कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी. अब इन्होंने हमसे पूछा है एक्सप्लेन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. अब बेटा ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है वो आपको एक्सप्लेन करना है, पर जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए. अच्छा ठीक है बेटा, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये भी 2 मार्क्स का इन्होंने दिया है. तो ऑटिज्म ये भी बच्चों में होता है. इसमें क्या होता है? बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. अब बेटा इसमें हमने बोला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय severe impairment in social interaction and communication skills. तो communication skills और social interaction में severe impairment होता है. फिर बेटा आपने बोला this is most common in children, और बेटा फिर आपने बोला 70% of the children are also mentally retarded. Beta, such children, those who suffer from disorder, they are unable to initiate social behavior. They are unable to initiate social behavior. They seem to unresponsive to other person's feelings. They seem to be unresponsive to other people's feelings. दूसरों की feelings के लिए ऐसा लग रहा है respond ही नहीं कर रहे हैं. बेटा actually they are unable to share experiences or emotions with others. Problem ये होती है.
and they show serious abnormalities in communication. है तो और भी बेटा, पर हमें इतना लिखना नहीं है, 2 मार्क्स का ही है ना। तो हमने बोला ऑटिज्म डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, फिर आपने लिखा बेटा इट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंटली रिटार्डेड। फिर बेटा आर ऑल्सो मेंटली रिटार्डेड। फिर हमने बोला चिल्ड्रन विद ऑटिज्म डिसऑर्डर experience unable to initiate social behavior, they seem unresponsive to other people's beta feelings, they are unable to share experiences or emotions with others, and they show serious abnormalities in communication, they show serious abnormalities in communication। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो बेटा इस तरीके से हमारे ये रेडी हो गए, आगे हम करेंगे, रिवाइज कर लेना, लिख लेना, समझ लेना। बाय।